नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। माफिया अतीक के परिवार की महिला रिहा हुई है। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को छोड़ा गया है। अतीक की बहन आयशा नूरी को भी रिहा किया गया है। 3 दिन पहले दोनों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद दोनों को शांति भंग की धारा 151 में चालान किया गया था। दोनों का माफिया अतीक के गुर्गो करीबियों की अब बारी है और पूछताछ उनसे भी जारी है। यानी माफिया अतीक के परिवार की महिला जिनको हिरासत में लिया गया था, उनको पुलिस ने छोड़ दिया है। पूछताछ करने के बाद अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। अतीक की बहन आयशा नूरी को भी हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए और अब उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। 3 दिन पहले दोनों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, दोनों महिलाओं को, और आज रिहा कर दिया गया है। पूछताछ के बाद दोनों का शांति भंग की धारा 151 में चालान भी किया गया है। तो माफिया अतीक के गुर्गों और करीबियों से अब भी पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रही है और ऐसे में पूछताछ भी जारी है। लोगों से पूछताछ कर रही है। अतीक के करीबियों से पूछताछ लगातार की जा रही है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर है प्रयागराज से। माफिया अतीक के परिवार की महिलाओं को रिहा कर दिया गया है। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को छोड़ दिया गया है, जिन्हें हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। और अतीक की बहन आयशा नूरी को भी हिरासत में लिया गया था और आज आयशा नूरी को भी छोड़ दिया गया है। इन्हें भी रिहा कर दिया गया है। 3 दिन पहले दोनों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और दोनों के खिलाफ शांति भंग की धारा 151 के तहत कार्रवाई भी की गई है। पूछताछ के बाद दोनों का शांति भंग की धारा 151 में चालान किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी प्रयागराज से सीधे जुड़ चुके हैं। शोएब, आज जो है ये 2 कार्रवाइयों का अगर हम देखें, क्योंकि जो अतीक के बहन और अतीक के भाई की पत्नी को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए, आज उन्हें छोड़ दिया गया है। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जो हमारे पास जानकारी है कि फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया था, क्योंकि पिछले 2 दिनों में एक अपडेट हुआ है जहां शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, उन्होंने भी एक याचिका कोर्ट पे लगाई है। साथ ही साथ जो अशरफ की पत्नी है, उनके मायके पक्ष से यानी जो जैनब हैं, जो अशरफ की पत्नी बताई जाती हैं, उनकी तरफ से भी याचिका लगी थी इस बारे में कि उनके बारे में पुलिस कुछ जानकारी नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई भी होनी है और जवाब भी दाखिल होना है। ऐसी परिस्थिति में जहां शाइस्ता परवीन की जो याचिका थी, उसमें कोर्ट में पहली जो रिपोर्ट है थाने की तरफ से आख्या मांगी गई थी, वो दी गई थी, जिसमें ये कहा था कि फिलहाल उनकी कस्टडी में अतीक के बेटे नहीं हैं। हालांकि इस पर कोर्ट बहुत मुतमईन नहीं होता और आज इस पर आपने फिर सुनवाई हुई, क्योंकि जो रिपोर्ट आख्या पेश की गई थी वो थाने के एक सिपाही के द्वारा पेश की गई थी, जबकि इस आख्या को थानाध्यक्ष को देना है। तो आज इस मामले में सुनवाई हुई। वहीं जो अशरफ की पत्नी है और अतीक की एक बहन है, उनके बारे में कहा गया कि पुलिस उनको लेकर की गई है, लेकिन कोई जानकारी नहीं दे रही। उसकी एक याचिका थी, लेकिन उसका जवाब दाखिल हो इससे पहले ही पुलिस ने उनको 151 में चालान करके उन्हें छोड़ दिया। यानी पुलिस के पास वो लोग थे, उसके बाद पुलिस ने उनको एक तरह से मुचलके पर 151 की धारा में पाबंद करके उन्हें थाने से ही छोड़ दिया है। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल उन्हें छोड़ दिया गया है, क्योंकि अब कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कोर्ट में भी याचिकाएं आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अतीक की पत्नी की तरफ से हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है इसी मामले में, जिसकी सुनवाई होली की अवकाश के बाद होगी। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो अशरफ की पत्नी और उनकी बहन है, उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया है, क्योंकि इस मामले में तमाम लोगों से पूछताछ हो रही। कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस की कहीं ना कहीं
पकड़ में हैं, उनकी हिरासत में हैं, और जो इस पूरी घटनाक्रम में शामिल लोग हैं उनके बारे में उनसे क्लू निकालने की कोशिश की जा रही है। खासतौर से शूटर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, और इस वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर पुलिस इस बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं दे रही है। ऐसे में उनके परिजन की तरफ से या तो याचिकाएं की जा रही है या मीडिया के जरिए जब बात उठ रही है, और इसी तरह से इस मामले में भी उठा था जिस तरह से पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था, अशरफ की पत्नी को और बहन को, तो उसके बाद से कोर्ट में जब ये मामला गया तो अब पुलिस ने उनको 151 की धारा में चालान करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। शोएब, एक हफ्ते हो गए हैं इस हत्याकांड को लेकर के, लेकिन अभी पुलिस के हाथ वो मुख्य आरोपी, वो मुख्य शूटर हाथ नहीं लगे हैं पुलिस के। और अब आज ये जो खबर सामने आई कि अतीक के भाई की पत्नी और अतीक की बहन को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया था, उन्हें आज रिहा कर दिया गया है। क्या इन पर पुलिस नजर बनाए रखने की किसी तरीके की कोई बात की गई है? क्योंकि अतीक की जो पत्नी है वो खुद अभी फरार बताई जा रही है। देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, न सिर्फ पुलिस के लिए चुनौती है, बस राजनीतिक रूप से पर इस मामले में बहुत दबाव है, और इसीलिए बहुत ज्यादा चीजें पुलिस से मीडिया से बिल्कुल शेयर नहीं कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में आप हैरान होंगे कि एक कॉन्फ्रेंस जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं उनके द्वारा की गई थी जिस दिन अरबाज का इनकाउंटर हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था ये वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आए, जो कुछ हुआ है सिर्फ वो बताएंगे। उसके बाद से अभी तक किसी तरह की कोई ब्रीफिंग इस बारे में पुलिस की तरफ से या पीडीए की तरफ से भी नहीं की जा रही। ऐसे में सिर्फ कयासों के आधार पर चीजें आगे आ रही हैं, जो चीजें मिल रही हैं। ये जरूर है कि हो सकता है ये पुलिस की और प्रशासन की अपनी स्ट्रेटेजी हो, उनकी रणनीति का हिस्सा हो कि वो किसी भी चीज को शेयर नहीं कर रहे हो या किसी बारे में बात नहीं कर रहे हो, लेकिन तमाम पहलुओं पर काम जरूर हो रहा है, क्योंकि 10 से ज्यादा टीमें काम कर रही है, एसटीएफ को लगाया गया है, पीडीए काम कर रहा, प्रशासन के लोग कर रहे हैं, तो ये जरूर है कि वो काम कर रहे हैं। हाँ, कामयाबी के नाम पर अगर बात कही जाए तो ये बात सही है कि जो सीसीटीवी में लोग दिख रहे हैं, ना ही उनको पुलिस अब तक पकड़ पाई है या उनका पुख्ता सुराग पा पाई है। हालांकि इसमें से एक शूटर के बारे में ये अफवाह जरूर है कि वो बिहार के सासाराम में उसने किसी और मामले में, क्योंकि वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बिहार का रहने वाला है, अरमान नाम बताया जा रहा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने किसी दूसरे मामले में वहां कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि यूपी पुलिस ने या प्रयागराज की पुलिस ने नहीं किया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पुलिस इन तमाम रणनीतियों पर काम कर रही है, और उनकी चैलेंज यही है कि जो लोग इस आरोपियों को कैसे पकड़ा जाए। और ये जरूर है कि इस बीच में उन्होंने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। पीडीए के जरिए जो अभियान चलाया जाए उससे भी कहीं न कहीं दबाव बनाया जा रहा है। राहिल असद जिनका बीजेपी से नाता रहा है, कल ही उन्हें बीजेपी पार्टी से निकाल दिया गया है। उनके भाई गुलाम जो इस शूटर में शामिल बताए जा रहे हैं, जो इस शूट आउट हुआ है इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, उन पर दबाव बनाने के लिए राहिल को हिरासत में लिया गया था, और हमारी जानकारी कि अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। तो कोशिशें पुलिस की तरफ से हो रही है। रिजल्ट ये जरूर है कि 8 दिन हो जाने के बाद भी उस तरह का रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिला जिस तरह की लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। एक यहाँ पर सवाल और एक अहम बन जाता है शोएब की, जिस तरह से पुलिस किसी भी सवाल के जवाब देने से बचती नजर आ रही है, लेकिन जब जैनब या फिर आयशा नूरी को छोड़ा गया, पुलिस की हिरासत में से उनको रिहा किया गया, तो क्या इन दोनों की तरफ से कोई बयान सामने आया? क्या इन दोनों लोगों ने किसी से मुलाकात करने की कोशिश की क्या? बिल्कुल यही कोशिश की जा रही है, तमाम लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है। हालांकि चूंकि आज जैसा कि आपने बताया कि कोर्ट में भी इस मामले पर अर्जी दाखिल हुई थी, तो हो सकता है उनके वकील जब इस पे कोर्ट से कोई चीजें निकल कर आए तो सामने आए, लेकिन इन लोगों की तरफ से अभी किसी तरह की कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। हालांकि ट्राई की कोशिशें की जा रही है उनसे बात करने की। मेरी भी कोशिश है कि अगर वो परिवार इंडिया वाइज से बात करना चाहे, इस बारे में कुछ अपनी बात रखना चाहे, लेकिन अभी तक कोई सार्थक, क्योंकि जिस तरह के हालात है वैसे में वो सीधे तौर पर किसी से मिल नहीं रहे, और जगहों और उनके ठिकानों के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि अभी ये तमाम ऐसे लोग हैं जो पुलिस ने अगर उन्हें हिरासत में लेने के बाद छोड़ा भी है तो पुलिस की रडार पे हैं, हो सकता है उनकी रणनीति का हिस्सा भी हो, इसलिए वो लोग भी सतर्क हैं। ऐसे में इन लोगों को छोड़ने के बाद ये कहाँ पर हैं ये बता पाना भी थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं आ रही। ऐसे मामले में जो भी जानकारी आ रही है वो उनके वकीलों की तरफ से आ रही, चाहे शाइस्ता परवीन की अर्जी का मामला रहा हो या इनकी
तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं, यानी जो आरोपी बनाए गए उनके वकील की तरफ से, उनके परिवार या उनकी तरफ से अभी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शोएब रिजवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से इन दोनों लोगों को आज छोड़ दिया गया है और लगातार अब पुलिस अपना अगला कदम उठाती हुई नजर आ रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां पर इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर है। इरफान सोलंकी को पुलिस कानपुर कोर्ट लेकर पहुंची है। एमपी एमएलए कोर्ट में इरफान पर 2 मामलों में आज सुनवाई होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कानपुर से है, जहां पर इरफान सोलंकी से जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर है। इरफान सोलंकी को पुलिस कानपुर कोर्ट लेकर पहुंची है। एमपी एमएलए कोर्ट में इरफान पर 2 मामलों में आज सुनवाई होगी। महाराजगंज जेल में फिलहाल बंद है इरफान सोलंकी। जाजमऊ महिला के घर में आगजनी के मामले में आज सुनवाई होगी। फर्जी आधार कार्ड मामले में भी आरोप होना तय है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में इरफान पर 2 मामलों में आज सुनवाई होगी। महाराजगंज जेल में फिलहाल बंद है इरफान सोलंकी, जिसे लेकर आज पुलिस कानपुर पहुंची हुई है और आज कानपुर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। पहला मामला जाजमऊ में, जहां पर महिला के घर में आगजनी के मामला सामने आया था और ये आरोप लगा था कि महिला के घर को आग लगाया गया इरफान सोलंकी की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से। और दूसरा मामला फर्जी आधार कार्ड का जुड़ा हुआ था, जिसका सत्यापन इरफान सोलंकी ने किया था। और ऐसे में इन दोनों मामलों को लेकर के आज ये सुनवाई होनी है। सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। फर्जी आधार कार्ड मामले में आरोप तय माना जा रहा है और आगजनी मामले में भी आज सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में इरफान पर 2 मामलों में आज सुनवाई होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई पर कहा है कि जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अधिकारियों से बात की और कहा कि इस पर जल्द कार्रवाई करें। इसके साथ ही अधिकारियों से मैंने बात की, उन लोगों ने टीम भेजने के बाद कहीं और आज मैंने टीम भेज दी है। जाकर पता लगाएगी कि क्या मामला है। तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को सुनी, जब जानकारी अखबार में मिली तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि जरा पता करिए। तो उन लोगों ने यहाँ बात किया और कल कहा कि यहाँ से टीम भेज दीजिए। वो टीम जा रही है और जाकर के एक चीज को देखेगी। विशेष अच्छा दर्जा नहीं मिलेगा बिहार को। सुनी जब जानकारी अखबार में मिली। हरदोई में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक युवक जिंदा जल गया है। युवक बेनीगंज थाना क्षेत्र के हत्यारण तीर्थ पर यात्रा करने आया था, जो कि थाना हरैया का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ करीब 70 यात्रियों के साथ ट्रेवल बस से यात्रा पर पहुंचा था। तीर्थ स्थल में स्नान कर कपड़े सुखाने के लिए बस से ऊपर चढ़ा था और तभी ऊपर से गुजरी 11,000 हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से जिंदा जल गया। विशाल हटे तकी हो विशाल। विशाल हटे तकी हो विशाल। और जदयू का साथ छोड़ने वाली पूर्व सांसद मीना सिंह आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तस्वीर साझा करते हुए यह जानकारी दी है। तो कल जेडीयू से इस्तीफा दिया था और आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगी मीना सिंह। भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो सकती हैं, तो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं मीना सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सिर्फ अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि देश भर में है। तभी तो योगी की देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए अच्छी खासी डिमांड रहती है। और हो भी क्यों ना, योगी का जादू देश के कोने कोने में जो चल रहा है। त्रिपुरा में जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया, वहां वहां बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। इस रिपोर्ट को देखिए। जहां जहां गए योगी, वहां बीजेपी की जीत। पूर्वोत्तर में बजा योगी आदित्यनाथ का डंका।
योगी ने 6 सीटों पर किया चुनाव प्रचार। सभी 6 सीटों पर बीजेपी की जीत। यूपी तो यूपी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका पूर्वोत्तर में भी बजने लगा है। तभी तो त्रिपुरा की जनता ने कम्युनिस्ट और कांग्रेस को दरकिनार कर फिर से कमल खिला दिया। 2023 विधानसभा चुनाव में राज्य की 60 में से 32 सीटों पर भगवा लहराया। चुनावी रण में प्रचार करने उतरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील को मतदाताओं ने वोट के रूप में परिवर्तित कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा की 6 सीटों पर प्रचार किया था। इन सभी सीटों पर मतदाताओं ने वोट बीजेपी की झोली में डाल दिया। अब आपको बताते हैं योगी के प्रचार वाली सीटों से जीते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट। बगबासा से बीजेपी के जादव लाल नाथ जीते। कल्याणपुर प्रमोदनगर सीट से बीजेपी के पिनाकी दास जीते। टाउन बारडोबली सीट से मुख्यमंत्री मणिक शाह की जीत। फटीकराय सीट से बीजेपी के सुधांशु दास जीते। सूर्यमणि नगर सीट से रामप्रसाद पॉल की जीत। मजलिशपुर सीट से बीजेपी के सुशांत चौधरी की जीत। यानी जहां जहां पहुंचे योगी वहां बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। यही एक कारण है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जनता अन्य प्रदेशों में भी योगी मॉडल को स्वीकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बाबा रामप्रीत यादव दंडवत यात्रा पर निकले हैं। बाबा नेपाल से चलकर बरेली होते हुए अमरनाथ तक सड़क मार्ग पर दंडवत यात्रा करते हुए करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। 9 महीने में बाबा अपना सफर पूरा करते हुए जुलाई के महीने में अमरनाथ पहुंचेंगे। फिलहाल वह मीरगंज के गांव नगरिया कल्याण में ठहरे हुए हैं, जहां उनको देखने और आशीर्वाद पाने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। झुको झुको झुको। यादव जय हो, बाबा रामप्रीत यादव जय हो, बाबा रामप्रीत यादव। बहुत सप्लाई हो गया यार। हम पहले काठमांडू से यात्रा करते थे सर। तो काठमांडू से रक्सौल होते, मोतिहारी होते, बेतिया होते निकल जाते थे कुशीनगर। कुशीनगर से गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, आपका लखनऊ, सीतापुर, आपका शाहजहांपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।